पिछले भाग में हमने देखा है कि उपेन की मां को बार बार यह संदेह हो रहा है कि उपेंद्र आया हुआ है और बाहर गली में खड़ा हुआ है। वे दाई को भेजती हैं कि जाकर दरवाजा खोल दे। दाई बाहर जाती है और देखती है कि वहां कोई नहीं है। वह बताती है कि मां बाहर तो कोई नहीं है और फिर अपना काम करने में लग जाती है। अब देखें आगे। अघोरमयी अपने कमरे में वापस आकर निर्जीव सी बिस्तर पर लेट गई हैं। अपने बीमार बेटे का हाल पूछने का भी उनमें उत्साह नहीं रहा। उन्हें बार बार सिर्फ यह लगने लगा कि वह कल नहीं आया था, आज भी नहीं आया। नाना प्रकार के संभव असंभव कारणों को ढूंढते फिरते रहने के चक्कर में उन्हें एक बार भी याद नहीं आया कि वह कलकत्ता का रहने वाला नहीं है। दूसरी जगह उसका घर मकान है, सगे संबंधी हैं। संभव है कि वह अपने घर लौट गया हो। सोचते सोचते अचानक उन्हें लगा कि किसी ने उसे गुस्सा तो नहीं कर दिया था। इस बात को दोहराते ही उनका अंतःकरण आशंका से भर उठा। बहू के थोड़ी देर पहले के आचरण के साथ इस बात को मन ही मन मिलाकर देखते ही उनका संदेह पक्का हो गया। तो यह बात है, बहू ने अगर ऐसा कुछ, वे और लेटी नहीं रह सकी। उठकर बरामदे की तरफ गईं। किरणमयी जलते चूल्हे की ओर निहारती हुई चुपचाप बैठी हुई थी। जलते ईंधन की चमकीली लाल रोशनी उसके मुंह पर पड़ी हुई थी। सिर पर घूंघट नहीं था। आज उसने बाल भी नहीं बांधे थे। बिखरे बालों के गुच्छे को किसी तरह लपेट रखा था। अघोरमयी दरवाजे के सामने चुपचाप खड़ी रही। आज जो चीज उन्हें नजर आई उस पर हृदयंगम करने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। जिस शांत मुखड़े पर चूल्हे की लाल रोशनी विभिन्न लहरों की तरह थिरक रही थी, वह मुखड़ा उनकी तमाम अभिज्ञताओं से परे था। इस मुखड़े में खोट है या नहीं, यह चर्चा नहीं की जा सकती है। फिर इसे निखालिस घोषित भी नहीं किया जा सकता है। यह अजीब है। इसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। वे अपलक आंखों से इसे निहारती रहीं। फिर अचानक उनके मुंह से एक लंबी सांस निकल पड़ी। लंबी सांस छोड़ने की आवाज से बहू ने चौंक कर देखा। सास खड़ी हैं। धीरे से सिर का घूंघट संभाल कर बोली, तुम यहां क्यों आई हो मां? स्वर सुनकर उन्हें जैसे होश आ गया। ऐसी शांत, ऐसी करुण आवाज उन्होंने कभी भी सुनी नहीं थी। वे धम से बैठ गईं। तुम अकेले खाना बना रही हो बेटी? इसीलिए मैं एक बार बैठने आई। बहू ने उनकी ओर एक पीढ़ा बढ़ा दिया और चूल्हे की ओर निहारती हुई चुप रही। उनके मन में फिर झुंझलाहट ने सिर उठाया। गंध जैसे हवा के सहारे फूलों के बाहर आती है, हवा के झकोरे से उड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार किरणमयी का उस समय का मनोभाव सास के अचानक आने से क्षण भर में बाहर आकर कपट स्नेह की आंधी से उड़ गया। यह सच नहीं है, यह गंदा छल भर है। लेकिन तू मैं करना अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लगातार झगड़ा करके वह सचमुच ही थक गई थी। कुछ देर तक स्थिर रहकर अघोरमयी बोली, दाई को यहां भेज दूं? किरणमयी ने अपने अंदर उठे हुए तमाम विद्रोह को दबाकर शांत भाव से कहा, क्या जरूरत है मां? मैं रोज ही अकेले रहती हूं। अकेले रहना मेरी आदत बन गई है। बल्कि वे कमरे में अकेले हैं, कोई उनके पास जाकर बैठे तो अच्छा हो। बीमार बेटे की चर्चा से आघात पाकर अघोरमयी व्यस्त होकर बोली, हाँ ठीक कहती हो तुम, मैं उसके पास जाकर बैठती हूं। तुम भी जरा जल्दी काम निपटाकर चली आओ बेटी। इसी बीच उपेंद्र घर लौट गए थे। सतीश भी केवल एक ही दिन उपेंद्र के साथ हारान को देखने आया था, फिर नहीं आया था। वह अपनी व्यथा को लेकर ही परेशान था। उपेंद्र ने उसके अन्यमनस्क भाव और इस घर में आने की उसकी अनिच्छा को जानकर उसे फिर वहां जाने के लिए नहीं कहा था। चिकित्सा तथा अन्य प्रबंधों को वे अकेले ही तय कर रहे थे। सिर्फ कलकत्ता छोड़कर घर वापस जाने के दिन उन्होंने सतीश को बुलाकर कहा था कि वह बीच बीच में हारान भैया के घर जाकर
उनका हालचाल पूछ लिया करे और हारान भैया के हालचाल की जानकारी उन्हें चिट्ठी लिखकर देता रहे। आज सतीश स्कूल से लौटा तो उसे उपेंद्र की चिट्ठी मिली। उन्होंने लिखा है, आशा करता हूं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह चल रही होगी। कई दिनों से हारान भैया की कोई खबर ना पाकर मैं चिंतित हो उठा हूं। यद्यपि मैं यह जानता हूं कि खबर देने की कोई जरूरत नहीं हुई है, इसीलिए तुम खबर नहीं देते हो। यद्यपि यह लिखकर बताना कि उनकी चिकित्सा किस तरह चल रही है। सतीश की पीठ पर मानो कोड़ा पड़ा। उसने एक दिन भी वहां जाकर हारान की सुध न ली थी। इस बीच न मालूम वहां क्या कुछ हो चुका हो। हालांकि उसी पर निर्भर होकर उपेन भैया घर गए हैं। वह तेज कदमों से नीचे उतर गया। बिहारी नाश्ता ला रहा था। धक्के से उसके हाथ की तस्तरी और गिलास गिर पड़े। सतीश ने घूमकर देखा तक नहीं। सड़क पर आकर एक खाली गाड़ी में चढ़ बैठा और तेजी से गाड़ी हाँकने को कहा और रास्ते की ओर सतर्क होकर देखता रहा। उसे डर था कि रास्ता न पहचान पाने की वजह से कहीं वह गली पार न हो जाए। 20 मिनट बाद जब वह गाड़ी से उतरकर उस छोटी सी गली में घुसा, तब भी दिन बाकी था। पैरों के नीचे खुली नाली, चलने का रास्ता और सिर पर आकाश तथा प्रकाश, तब भी ये सब मिलकर अंधेरे में एकाकार नहीं हुए थे। तेज कदमों से पैदल चलकर 13 नंबर मकान के सामने आते ही किवाड़ खुल गए। न जाने कौन उसी के लिए इंतजार करता हुआ बाट जो रहा था। सतीश का कलेजा कांप उठा। सहसा वह घर में घुस नहीं सका। किवाड़ की बगल में किरणमयी है। उसने अपना मुस्कुराता हुआ मुंह जरा सा बाहर निकाला और बड़े आदर के साथ बोली, आओ सतीश। रुक क्यों गए? यह तो देवर का नाता मानकर किया गया संबोधन है। लाज के मारे सतीश का चेहरा लाल हो उठा, लेकिन तभी उसने अपने आप को संभाल लिया और विनय सहित बोला, देखता हूं आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। किरणमयी ने कहा, नहीं, तुमने माफी मांगी नहीं है। मांगने से पहले ही माफी देना इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना है। बेइज्जत करने लायक कमदामी चीज तो तुम हो नहीं सतीश। उसकी इस मीठी मस्खरी में एक ऐसी गंभीर करुणा का पुट था कि सतीश मुंह नीचा के मृदु स्वर में बोला, मेरा कोई दाम नहीं है भाभी, मेरी कोई बेइज्जती नहीं होगी, मुझे आप माफ कीजिए। किरणमयी जरा मुस्कुरा कर बोली, ऐसी बहुत सी चीजें हैं सतीश, माफ करते ही जिनका अंत हो जाता है। आज मैं तुम्हें माफ कर दूं और फिर अगर तुम्हें सतीश बाबू कहकर पुकारना पड़े तो मैं यह कह रखती हूं सतीश कि तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुम्हें बांध रखने की यह छोटी सी जंजीर तुमने खुद मेरे हाथों में सौंप दी है। मीठी मीठी बातों से फुसलाकर तुम इसे मुझसे वापस ले लोगे, इतनी बेवकूफ तुम्हारी भाभी नहीं है। यह कहकर उसने तनिक खास ढंग से अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन सतीश चौंक उठा। यह जंजीर से बांधने की उपमा उसे अच्छी नहीं लगी, बल्कि अचानक उसे लगा उसे असावधान पाकर इस औरत ने मानो सचमुच ही किसी चीज की मजबूत जंजीर को उसके पैर में लपेट दिया है। और पल भर में ही सतीश ने अपने बचाव के लिए अपनी सहज बुद्धि से अपने आप को भली भांति सुसज्जित कर लिया। इस घर में घुसते समय उसकी जो दृष्टि उसके कर्तव्य ना करने के कारण धिक्कार, लाज और संकोच से झुक गई थी, वह ठोकर खाकर संदिग्ध और तीव्र हो उठी। किरणमयी बोली, लेकिन तुम्हारा मुंह सूख गया है सतीश। हो सकता है तुम्हारा अभी तक नाश्ता ना करने की वजह से ऐसा हुआ हो। आओ चलो ऊपर कुछ खा लो। सतीश बिना कुछ बोले दावत खाने के लिए तैयार हो गया और इस हंसी मजाक का कितना सा हिस्सा सिर्फ मजाक है और कितना सा मजाक नहीं है, अत्यंत संदेह के साथ यही सोचता हुआ वह इस रहस्यमयी के साथ चल पड़ा। ऊपर आकर बहू ने मुड़कर देखा और बोली, आज दाई को साथ लेकर माँ काली जी के दर्शन करने गई हैं। रसोई घर में बैठकर तुम मेरी पूड़ियां बेल देना, मैं उन्हें छान लूंगी। बेल सकोगे ना? इतना कहकर वह हंस पड़ी। बोली, तुम बेल सकोगे या तुम्हारी सूरत ही बता रही है। आओ। सतीश ने अंतर के द्वंद्व को रोक रखा और शरीफ आदमी की तरह प्रश्न किया, मैं पूड़ियां बेल सकता हूं या क्या मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है भाभी? किरणमयी ने कहा,
किसके चेहरे पर क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ने के लिए अक्ल चाहिए सतीश। उस रात मेरे चेहरे पर क्या लिखा हुआ था, हालांकि तुमने पढ़ा था। सतीश ने फिर सिर झुका लिया। रसोई घर में जाकर पहले पहल इसी तरह की छींटाकशी चलती रही और उसके बाद दोनों के मिलकर खाना बनाने के बीच जब इस झड़प की गर्मी बहुत कुछ ठंडी हो गई, तब किरणमयी ने पूछा, तुम्हारी बहुत सी बातें मैंने तुम्हारे उपेन भैया के मुंह से सुनी हैं। अच्छा सतीश, वे अभी यहाँ नहीं है क्या? वे अपने घर लौट गए हैं ना? सतीश ने हाँ कहा तो किरणमयी बोली, मैं यह जानती हूं कि वे यहाँ नहीं हैं, लेकिन माँ है कि वे यह विश्वास ही नहीं करना चाहती हैं। वे कहती हैं कि उन्हें बताए बिना उपेन बाबू हरगिज घर नहीं जाएंगे। उन्हें क्या अचानक जाना पड़ा है? सतीश को इसका ठीक ठीक पता नहीं था। वास्तव में वह तो कुछ भी नहीं जानता था। इसी बीच इन लोगों के कारण दोनों दोस्तों में जो अप्रिय बातें हो चुकी हैं, उन्हें भी बताया नहीं जा सकता है। सतीश चुप रहा। उनके बिना बताए चले जाने के कारण का वह हरगिज अनुमान नहीं कर सका। लेकिन किरणमयी ने उस बात को दबी नहीं रहने दिया। बोली, तुम्हारे बड़े भाई ने यह अच्छा काम नहीं किया है सतीश। बताकर जाते तो कोई उन्हें पकड़ कर नहीं रखता, और माँ भी इस तरह सोच सोच कर नहीं मरती। मैं किसी भी तरह उन्हें यह समझा नहीं सकती हूँ कि उपेन बाबू यहाँ नहीं रहते हैं। दूसरी जगह उनका घर मकान है, काम काज है। यह सब छोड़कर कब तक आदमी पराये के दुर्भाग्य को लेकर रुका रह सकता है? लेकिन बूढ़ों के आगे कोई भी युक्ति युक्त नहीं है। उन्हें अपनी जरूरत से मतलब है। संसार में और कुछ उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। सतीश ने उस बात का ठीक जवाब दिए बिना कहा, उपेन भैया इतने दिन अपने घर से बाहर थे, यही आश्चर्य की बात है। ऐसा उनका स्वभाव है कि वो अपने घर से बाहर कहीं भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं। खासकर शादी के बाद से तो वे एक रात के लिए भी बाहर नहीं रहते। हम लोग सिर पटक कर रह जाते हैं। पहले सभी बातों में वे हम लोगों के अगुवा थे। हर काम में हमारे आगे आगे रहते थे। अब उन्होंने एक एक करके सब छोड़ घर के कोने में शरण ले ली है। कचहरी गए बिना नहीं चलता, इसलिए शायद एक बार कचहरी जाते हैं। सुनिए, एक घटना सुनाता हूँ। एक बार बहू ने बाधा देकर कहा, बैठो सतीश, तुम्हारे खाने के लिए मैं जगह बना देती हूँ, तुम खाना खाते रहो। क्यों, यही अच्छा होगा ना? कहकर आसन बिछा थाली में तरतीब से खाने की चीजें परोसकर पास में बैठ गई और बड़े आग्रह से बोली, हाँ। फिर उसके बाद सतीश ने एक और मुंह में डालकर कहा, हाँ तो एक बारात की बात सुनिए। हमारे उपेन भैया शादी ब्याह के मामले में बड़े कुशल बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले हैं। उन्होंने कितनों की शादियां कराई हैं, इसका कुछ हिसाब नहीं। हमारे साथियों में से एक के ब्याह का सारा प्रबंध उपेन भैया ने अपने हाथों किया था। हालांकि ऐन ब्याह की रात को वे ढूंढे न मिले, एकदम लापता। या कहकर कि छोटी बहू की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हरगिज कमरे से बाहर नहीं हुए। हम सबने मिलकर कितना अनुरोध किया भाभी, किंतु सब व्यर्थ। पत्थर का देवता होता तो वह पसीज जाता, लेकिन उपेन भैया हरगिज ना पसीजे। जब खुद छोटी बहू ने यह कहकर कि मैं अच्छी हूँ, तुम जाओ, अनुरोध किया, तो वे बोले कि तुम्हारे भले बुरे का विचार करने का भार मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम चुप रहो। किरणमयी स्तब्ध होकर बैठी रही। उसका संपूर्ण विगत जीवन मानो उसके हृदय की अंधेरी गुफा में उतरकर न जाने किस रत्न की खोज में उसकी दीवारों को खुरचता फिरने लगा। लेकिन सतीश ने कुछ भी न समझा। कौन सी बात कहाँ चोट करती है, उसे इसका क्या पता। उसने सिलसिला जारी रखा। उपेंद्र की अनुपस्थिति से किसने कैसी निंदा की, किसने क्या कहकर हंसी उड़ाई, कितना मजा किरकिरा हो गया था, यही सब बातें वह बताने लगा। लेकिन श्रोता कहाँ है? इस तुच्छ कहानी में किरणमयी तब बहुत दूर चली गई थी। अचानक एक समय सतीश ने अपना पूड़ियां खाना और गप करना बंद करके पूछा, आप तो सुन नहीं रही हैं, क्या सोच रही हैं? किरणमयी चौंक कर हंसती हुई बोली, हाँ हाँ सुनती हूँ सतीश, लेकिन मेरा कहना यह है कि बीमार की हिफाजत करना तो अच्छी बात है। सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, हाँ बीमार की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादती करना क्या अच्छी बात है? उस पर जब छोटी बहू को
खसरा हुआ था, तब उपिन भैया 8-10 दिनों तक उनके सिरहाने से ना उठे। घर में इतने आदमी हैं, फिर उपिन को नहाना खाना बंद करने की क्या जरूरत थी। किरणमयी कुछ देर तक उसके मुंह की ओर चुपचाप देखती रही, फिर पूछ बैठी, अच्छा सतीश, तुम्हारे उपिन भैया क्या छोटी बहू को बहुत प्यार करते हैं? सतीश तुरंत बोला, हाँ, उपिन भैया छोटी बहू को बेहद प्यार करते हैं। किरणमयी फिर कुछ देर तक चुपचाप उसकी ओर निहारती रही और बोली, छोटी बहू देखने में कैसी है सतीश? बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। किरणमयी ने मुस्कुरा कर कहा, वे मुझ जैसी सुंदर हैं? सतीश मुंह नीचा किए रहा। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद मुंह उठाकर बोला, क्या आप सचमुच यह जानना चाहती हैं? हाँ, मैं सचमुच यह जानना चाहती हूँ सतीश। सतीश बोला, देखिए, मेरी राय का अधिक मूल्य नहीं है, लेकिन अगर है तो मैं यही कहूंगा कि आप जैसी सुंदर नारी शायद इस दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। किरणमयी कोई जवाब देना चाह रही थी कि ठीक उसी समय नीचे कोलाहल हुआ। उसे सुनकर वह उठ गई। माँ काली जी के दर्शन करके लौट आई हैं। सतीश नाश्ता खत्म करके जो ही बाहर आया, वह अघोरमयी के सामने पड़ गया। सतीश के मुंह की ओर देखकर पूछा, यह उपिन का भाई है ना बहू? पर वह कहाँ है? किरणमयी बोली, वे घर लौट गए हैं। यह सुनकर अघोरमयी का रोली और चंदन लगा मुंह स्याह पड़ गया और वे संक्षेप में अच्छा कहकर अपने बेटे के कमरे के अंदर चली गई। सतीश ने कहा, अच्छा तो अब मैं चलूं भाभी? किरणमयी ने अनमनी सी होकर कहा, ठीक है, जाओ। सतीश 2-1 कदम जाकर ही वापस लौट आया। बोला, हाँ, उपिन भैया की चिट्ठी आई है। उन्होंने यह जानना चाहा है कि हारान भैया का इलाज किस तरह चल रहा है। किरणमयी बोली, इलाज बंद है। जिस डॉक्टर का इलाज चल रहा था उसकी दवा दारू बंद कर दी गई है, लेकिन किस डॉक्टर की दवा दारू चलेगी यह भी वे बता कर नहीं गए हैं। सतीश विस्मित होकर बोल उठा, यह क्या कह रही हैं आप? इलाज बिल्कुल बंद करके आप बैठी हुई हैं? यह कैसा इंतजाम है? बिना कोई इंतजाम किए वे ही चले गए हैं। मुझे याद है एक बार उन्होंने कहा था कि सतीश है वही इंतजाम करेगा, पर तुम हो के आए ही नहीं। सतीश कुछ देर ठगा सा खड़ा रहा और बोला, कल सवेरे आऊंगा। यह कहकर वह तेज कदमों से बाहर निकल गया। सतीश चला गया तो किरणमयी ने अपने पति के कमरे के किवाड़ को जरा सा खोल कर देख लिया। वे एक मोटे से तकिए से पीठ टिकाए अपनी माँ के साथ धीरे धीरे बात कर रहे हैं। उन्हें आज शाम भी बुखार नहीं आया था। यह खबर लेकर वह चुपचाप लौट आई और बाहर के अंधेरे में चुपचाप बैठकर अपूर्व ममता के साथ इतनी सी खबर को दुलारने लगी। आज सतीश के मुंह से सुनी उपेंद्र के अध्यापतन की कहानी ने उसके समूचे कलेजे को माधुर्य से भर दिया था। इसीलिए आज जो कुछ यहाँ आ गया वही मधुर होकर किरणमयी को अनिर्वचनीय रस से स्निग्ध कर देने लगा। उस रात सतीश के चले जाने के बाद बहुत देर तक किरणमयी अंधेरे बरामदे में चुपचाप बैठी रही। अंत में उठकर रसोई घर में घुसी और रसोई चढ़ाकर फिर से स्तब्ध होकर बैठी रही। उसके कलेजे के बीच आज सतीश अपने अनजाने में महफिल लगाकर सुरबाला आदि अपरिचित नर नारियों का दल लाकर एक अद्भुत नाटक का अस्पष्ट अभिनय शुरू करके परे हट गया। निर्जन कमरे के अंदर अकेले बैठकर उसे स्पष्ट रूप से देखने का किरणमयी का लोभ एक ओर जैसे प्रबल हो उठने लगा, दूसरी ओर किसी चीज की अनिश्चित शंका से वही लोभ उसके हाथ पांव और आंखों को वैसे ही बोझिल कर देने लगा। यह मानो अंधेरी रात की भयंकर भूतों की कहानी की तरह उसे लगातार एक हाथ से खींचने और दूसरे हाथ से धकेलने लगा। इस तरह से विचित्र स्वप्न जाल के बीच जब वह अत्यंत अभिभूत थी, उसी समय जूतों की आहट से उसने चौंक कर देखा। नजरें उठाई तो देखा दरवाजे के बाहर डॉक्टर अनंग मोहन आकर खड़े हो गए हैं। किरणमयी ने लंबा घूंघट काढ़ लिया और उठकर खड़ी हो गई। यह देखकर डॉक्टर ने त्योरियां चढ़ा ली।
इसके पूर्व यह डॉक्टर ठीक इसी जगह पर अनेक बार आकर खड़ा हुआ था और उसके कर कमलों की बनी रसोई खाने की इच्छा जताकर बार बार हंसी मजाक किया था। यह कल्पना करके कि आज फिर डॉक्टर वैसा ही हंसी मजाक करेगा, किरणमयी का मन कड़वा हो उठा। वह कठोर बनकर उसी की प्रतीक्षा करती हुई खड़ी रही, लेकिन डॉक्टर ने मजाक नहीं किया। क्रुद्ध गंभीर मुंह से कुछ देर तक चुप रहकर कहा, 10-12 दिन मुझे बाहर रहना पड़ा, इसलिए हारान बाबू के लिए मैं बहुत चिंतित था, लेकिन आकर देखता हूं कि चिंता का कोई कारण नहीं था। किरणमयी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, वे अच्छे हैं। यह जानकर तसल्ली हुई कि वे अच्छे हैं, तो अब तो मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी क्या राय है? किरणमयी ने इसके उत्तर में गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। डॉक्टर ने कहा, तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, तो भी मेरी जरूरत अभी खत्म नहीं हुई है। इतना सा कहने के लिए ही मुझे इतनी दूर तक आना पड़ा। किरणमयी ने बिना मुंह उठाए धीरे धीरे कहा, अच्छी बात है, मां अभी तक जगी हुई है, उनसे कहना जरूरी है, मुझसे कहना बेकार है। डॉक्टर ने अपने मुंह को अत्यंत गंभीर बनाकर कहा, मैं उनके पास से ही आ रहा हूं। उनका भी कहना है कि अब जरूरत नहीं है, जरूरत खत्म हो गई है, यह मैंने भी समझा है, लेकिन डॉक्टर की विदाई नामक एक रस्म है, उसको भूल जाने से काम नहीं चलता। किरणमयी चुप रही। डॉक्टर व्यंग करके कहने लगे, आज से 5-6 महीने के बाद यह भार तुम लोगी अथवा तुम्हारी सास लेंगी। यह तुम लोगों की आपस की बात है, लेकिन जाओ, यह कह देने से ही डॉक्टर नहीं चला जाता। किरण, डॉक्टर के मुंह से निकला उसका अपना नाम आज अचानक मानो उसे तीर की तरह बिंधा। वह ऐसी सिहर उठी कि उस मध्यम रोशनी में भी यह दिखाई पड़ा। किरणमयी ने मृदु स्वर में पूछा, क्या चाहते हैं आप? रुपया? डॉक्टर ने हंसने का स्वांग रचकर कहा, तुम मुझे आप क्यों कहती हो किरण? यहां और कोई मौजूद नहीं है। तुम मुझे तुम कहोगी तो भी कोई दोष नहीं होगा, लेकिन मैं यहां सुनो तो सही कि इतने दिनों तक मैं क्या चाहता था। क्या मैंने रुपया चाहा था? फिर से किरणमयी के रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर बोले, मैं रुपया नहीं चाहता, यह कहना कठिन है। अब जबकि तुमको उसका अभाव नहीं है, तब रुपया देकर ही मुझे विदा कर दो। मैं दोनों ही ओर से ठगा जाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें इतने दिनों बाद मेरे मन की बात का पता चला है, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। अब मैं अधिक तंग ना करूंगा। फिर भी पूछता हूं, मैं कल एक बार आ सकता हूं? यह आदमी भीतर ही भीतर किस तरह जल रहा था, और यह सब उसी की उमड़ती राख है। इसे निश्चित रूप से समझकर भी किरणमयी ने शांत दृढ़ स्वर से मुंह ऊपर उठाकर कहा, नहीं, आप जरा ठहरिए, मैं इसी समय ला देती हूं। कहकर वह बगल वाले दरवाजे को खोलकर तेज कदमों से चली गई। इस बार डॉक्टर शंकित हो उठा, क्योंकि किरण को वह पहचानता था। पता नहीं कहां क्या लाने के लिए गई है। अचानक इतनी रात को पता नहीं कौन सी बेजा हरकत करके कहां का हंगामा कहां खींच लाए। इस दुश्चिंता ने उसे उसी पल धर दबोचा। वह चोट खाकर गई है, लौटकर निर्मम प्रतिघात करेगी ही। उसके निसंदिग्ध प्रतिशोध की कठोरता की कल्पना कर अनंग मोहन आशंका से स्तंभित हो गया। वापस आने में किरणमयी को देर नहीं हुई। उसने चुपचाप मुंह झुकाए आंचल में बंधे हुए कुछ आभूषण डॉक्टर के पैरों के निकट बिखेर कर धीरे धीरे कहा, यह लीजिए, आपका पावना कितना है? इतने दिनों बाद उसका हिसाब करना बेकार है। न इतना समय ही मुझे है, न धैर्य ही। जो कुछ मेरे पास था सब कुछ लाकर मैंने आपको दे दिया है। इसे लेकर आप हमें मुक्ति दीजिए। अब आप जाइए। अनंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह चुप रहा। किरणमयी ने कहा, आप किस लिए देर कर रहे हैं? विश्वास कीजिए, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। जो कुछ मेरा था सभी लाकर मैंने आपको दे दिए हैं। रात हो रही है, अब आप जाइए। अनंग डरता हुआ बोला।
मैंने तो तुम्हारे शरीर के गहने नहीं मांगे हैं, मैंने रुपया मांगा था, सो भी। किरण अत्यंत असहिष्णु भाव से बोली, गहने तो रुपए ही हैं। यह समझने की उम्र आपकी हुई है। बेकार का बहाना बनाकर आप झूठ मूठ में क्यों देरी कर रहे हैं? इस बार अनंग जोर से सिर हिलाकर बोल उठा, नहीं, मैं हरगिज यह हजम नहीं ले सकूंगा। किरणमयी निकट ही बैठ गई थी, बिजली की गति से उठकर खड़ी हो गई, बोली, क्या? क्यों न ले सकेंगे? आप कृपा कर रहे हैं किस पर? आपको जो कुछ मैंने दिया उसे मैं हरगिज वापस नहीं ले सकूंगी, यह मैंने पक्का कहा। एक क्षण चुप रहकर उसने फिर कहा, आप ना भी लेंगे तो कल मैं यह सब गरीब दुखियों में बांट दूंगी, लेकिन घर में रहकर हरगिज पति का अकल्याण नहीं करूंगी। यह कहकर पैरों से उन सबको जरा ठेल कर उसने कहा, लीजिए, उठाइए इन सबको। अंतिम बात इतनी कड़ी लगी कि हक्का बक्का होकर अनंग मोहन झुककर उन सबको उठाने लगा। किरणमयी क्षण भर उस ओर ताकती रही, फिर अपनी उग्रता को दबाकर अत्यंत घृणा के साथ उसने कहा, ले जाइए, ये सब चिन्ह इस घर में जब तक रहेंगे तब तक न मेरे मुंह को अन्न जल रुचेगा, न आंखों में नींद आएगी। डॉक्टर सब कुछ चुनकर उठ खड़ा हुआ। किरणमयी ने अधीर भाव से कहा, रात तो बहुत हो गई। डॉक्टर ने कहा, जा रहा हूं, लेकिन तुमने भी भूल की। ये गहने मैंने तो नहीं दिए हैं, सभी तुम्हारे अपने हैं, तो भी क्यों मेरे ना लेने से तुम इन्हें गरीब दुखियों में बांट देती, यह मैं समझ ना सका। मुझे तुम माफ करो किरण। किरणमयी डांट कर बोली, फिर मेरा नाम लेते हैं? हाँ, ये सब तो जरूर मेरी ही चीजें हैं, लेकिन उन सब के मोह से ही तो मैंने आपकी सहायता ली थी। रात बहुत हो गई है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने एक कार्ड जिस पर उनका नाम और पता छपा हुआ था निकाल कर कहा, यह रहा मेरे घर का पता, दीजिए। कहकर किरणमयी ने हाथ बढ़ाकर ले लिया और पीछे की ओर जाकर जलते हुए चूल्हे में उसे फेंक कर कहा, इससे अधिक मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी अभी मुझसे माफी मांग रहे थे ना, आपको पूरी तरह माफ कर सकूंगी, इसीलिए मैंने आपका सब ऋण सब संबंध समाप्त कर डाला। आपको पूरी तरह माफ कर सकूंगी, इसीलिए मैंने आपका सब ऋण सब संबंध समाप्त कर डाला। किसी दिन किसी कारण आप मुझे याद ना आए, जाते समय केवल यही बात आप कहते जाइए, और किसी प्रकार के प्रश्नोत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही जोर से किवाड़ बंद करके वह अपनी खाना बनाने की जगह पर वापस जाकर बैठ गई। बाहर डॉक्टर के पैरों की आहट जब उसके कानों से दूर चली गई, तब उसने एक लंबी सांस छोड़कर देखा, चूल्हा बुझ गया है। फूंक कर उसे जलाया और एक लंबी सांस छोड़कर वह फिर चुपचाप बैठ गई। प्यास के मारे उसका गला सूख गया था, फिर भी वह उठ ना सकी। उसे लगने लगा मानो बाहर के अंधकार में तब भी कोई भय उसके लिए हाथ बढ़ाकर प्रतीक्षा कर रहा है। उसका कलेजा अशांत हो उठा तो दोनों हाथों से जोर से अपनी छाती को दबाए रखा। वह यह निश्चित रूप से जानती थी कि एक न एक दिन उसे डॉक्टर से पिंड छुड़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे लता पेड़ के तने से लिपटकर अपनी जड़ें फैलाती है, उसी तरह डॉक्टर के प्रति उसका मोह उसे वशीभूत किए जा रहा है। इस बात को उसने जितना याद किया है, उसका मन उतना ही कड़वा और विषैला हो उठा है। फिर भी इस बीभत्स बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेने लायक जोर उसे अपने अंदर हरगिज ढूंढे नहीं मिला था। इसी तरह दिन गुजर गए हैं। हर पल उसने यह सहन किया है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकी थी। वही इतना बड़ा कठिन काम इतनी आसानी से हो गया। किरणमयी चुपचाप बैठकर अंदर ही अंदर यही अनुभव करने लगी। जरूरत आ पड़ने पर उसने जिस पाप को अपने घर बुलाकर पाल पोस कर बड़ा किया था, वह आज जाओ कहते ही चला गया। ऐसा असंभव काम कैसे हो गया? अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से किरण ने मुंह उठाया तो देखा दाई कह रही है, चूल्हा बुझ गया है बहू, रात भी बहुत हो चुकी है।
किरणमयी झटपट उठ पड़ी। उसके पास जाकर चुपके चुपके उसने पूछा, डॉक्टर है या चला गया अरी? हाथ के दिए की लौ को बढ़ाते बढ़ाते दाई बोली, डॉक्टर के गए तो लगभग 2 घंटे हुए, लेकिन तुमसे कह देती हूं बहू। अचानक उसकी जुबान रुक गई। उसने दिए को ऊपर उठाया और बहू के समूचे बदन को बार बार ध्यान से देखा। बहू के बदन पर कहीं भी कोई भी जेवर नहीं था। वह दिए को फर्श पर रखकर बैठ गई और बोली, यह कैसी हरकत है बहू? दिवाकर के बड़े दुख की रात बीत गई और सवेरा हो गया। कल सवेरे उसे गुप्त रूप से बीए की परीक्षा में फेल होने की खबर मिली थी और शाम को अपने ही विवाह के बारे में अपने ही कमरे के सामने खड़े होकर उपेन भैया को प्रसन्नचित्त हो परम उत्साह के साथ भट्टाचार्य जी के साथ बातचीत करते सुनकर निश्चय ही उसने निश्चल हृदय से अपनी मृत्यु की कामना की थी। सद्य पुत्र खो देने वाली जननी जिस तरह व्यथा से सो जाती है और व्यथा से फिर जाग भी उठती है, उस अभागिन की तरह वह भी आज व्यथा लेकर नींद टूटने पर उठ गया। आंखें खोलकर उसने देखा, कमरे के पूरब की ओर की खिड़की के शीशे पर प्रकाश की झलक पड़ रही है। आज इस प्रकाश के साथ उसने खुद रंज मात्र भी संबंध अनुभव नहीं किया। दिन की इस प्रथम किरण को सम्मान के साथ उठकर प्रणाम किया जाता है, यह बात उसे याद भी नहीं आई। सराय के पूर्ण अपरिचित अतिथि के चेहरे की भांति इन किरणों की ओर वह बड़ी उदासी से देखता हुआ बिस्तर पर ही पड़ा रहा। साफ शीशे के बाहर असीम नीलाकाश दिखाई पड़ रहा था। एकाएक उसे लगा कि इस विराट सृष्टि में कहीं भी किसी भी कोने में उसके लिए जरा भी जगह है या नहीं। उसके बाद जितनी दूर तक देखा जा सकता है उतनी दूर तक उसने ध्यान से देखा। कहीं भी जगह नहीं है। सृष्टिकर्ता ने इतना सृजन तो किया है, लेकिन ऊपर नीचे आसपास जल थल में सुई की नोक बराबर स्थान भी उसके लिए नहीं रखा है। उसकी मां नहीं है, उसके बाप नहीं है, घर नहीं है, संभवतः जन्मभूमि भी नहीं है। वास्तव में अपना कहलाने वाला कहीं भी कोई नहीं है। वही जो अत्यंत छोटा सा कमरा है, हजारों बंधनों से जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है, होश संभालने के बाद से जिसने उसको मात्र स्नेह से आश्रय देकर रखा है, वह भी उसका अपना नहीं है। यह उसका ननिहाल है। यह घर उसकी सगी मां का नहीं है, उसकी सौतेली मां का है। इस प्रकार दुख की चिंताएं जब क्रमशः जटिल और विस्तृत होती जा रही थीं, तब अचानक उपेंद्र की आवाज से वह चिंता एक पल में सीधे रास्ते पर लौट आई। वह झटपट उठ बैठा। खिड़की खोलकर मुंह बढ़ाकर उसने देखा, उपेंद्र नौकर को कोई आदेश देकर बाहर चले गए। वे तो बिना किसी और देखे ही सीधे चले गए, लेकिन दिवाकर ने अपनी उन्हीं दोनों आंखों में व्यथा अनुभव करके मुंह घुमा लिया। उसे लगा मानो छोटे भैया के उन्नत ललाट पर कुछ सूर्य किरणें धक्का खाकर उसकी आंखों पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। वह फिर एक बार बिस्तर के सहारे निर्जीव की भांति आंखें बंद करके लेट गया और चिंताओं ने उसी क्षण उसको धर दबोचा। आज भी अभ्यास के अनुसार उसकी नींद भोर में ही टूट गई थी, लेकिन बीती रात में उसको नींद नहीं आई थी। दुःस्वप्न रूपी भूत प्रेतों का दल सारी रात इस शरीर को लेकर छीना झपटी करके अभी अभी उसे छोड़ गया है। भूत प्रेतों की छोड़ी हुई लंबी सांसों की भाप अभी तक कमरे के कोनों में इकट्ठा है। वह आंखें बंद किए ही यह अनुभव करने लगा। फिर उसे याद आया कि वह फेल हो गया है। बहुत दुख झेल कर की गई उसकी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई है। आज यह खबर सभी सुनेंगे। उसके बाद जैसे धुआं एक छोटे से छेद से घुसकर पल भर में समूचे घर में फैलकर उसे धुंधला कर देता है, वैसे ही बस एक विफलता के छोटे से दरवाजे से आई निराशा के गहरे अंधेरे में उसका मन डूब गया। अभी दिन के लगभग 8 बजे हैं। वह दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर उठ बैठा और बोला, नहीं, मैं हरगिज यह ब्याह नहीं करूंगा। भले ही छोटे भैया गुस्सा करें या भाभी दुखी हों, मैं हरगिज यह ब्याह नहीं करूंगा। जो मेरी पत्नी बनेगी वह या तो मेरे ही घर आएगी या कभी नहीं आएगी।
अगर मेरे बूते होगा तो मैं शादी करके अपनी पत्नी को सम्मान के साथ अपने घर लाऊंगा और उसके साथ घर बसाऊंगा, और अगर मेरे बूते नहीं होगा तो शादी करके मैं अपनी पत्नी को असम्मान के बीच नहीं लाऊंगा। इस संकल्प से मुझे कोई नहीं डिगा सकता। दिवाकर धीमे कदमों से घर में घुसा और सुरबाला के कमरे के सामने खड़े होकर पुकारा, भाभी। अंदर से कोमल स्वर में बुलावा आया, अंदर आओ। दिवाकर अंदर गया तो देखा सुरबाला सिर नीचा किए अलमारी से सामान निकालकर संदूक में रख रही हैं। पूछा, छोटे भैया देहात जाएंगे क्या? सुरबाला ने सिर नीचा किए ही कहा, नहीं, कलकत्ता जाएंगे। इसके बाद दिवाकर को कोई प्रश्न न सूझा। जो शक्ति उसको उसके निर्जन कमरे से इतनी दूर तक खींच लाई थी, वह मौके पर गायब हो गई। वह चुपचाप सोचने लगा किस तरह बात शुरू की जाए। उसी समय बरामदे में जूतों की आहट सुनाई पड़ी और दूसरे ही पल उपेंद्र पर्दा हटाकर कमरे में घुसे। दिवाकर अत्यंत संकुचित हो भागने की तैयारी करने लगा। उसी समय उपेंद्र ठहरो कहकर इत्मीनान से खाट पर बैठ गए और कमीज उतारते उतारते पूछा, तू फेल कैसे हुआ? रोज रात को 1 बजे तक जाग जाग कर तब तूने क्या किया था? इस बात का भला क्या जवाब हो सकता है? दिवाकर सिर नीचा किए खड़ा रहा। उपेंद्र कहने लगे, देखता हूं यहां रहकर तू कुछ न कर सकेगा। जा तू कलकत्ता जाकर पढ़। थोड़ी देर बाद जरा मुस्कुरा कर बोले, भाभी के पास क्या दरबार करने आया था? तू ब्याह नहीं करेगा यही कहने आया था ना? यह सुनकर दिवाकर की जान में जान आई। उसका सारा दुख मानो एक बारगी दूर हो गया। वह सहसा हंस पड़ा और मुंह उठाकर देखा। उपेंद्र मुस्कुराए। यद्यपि उस मुस्कुराहट का अर्थ किसी ने नहीं समझा। उसके बाद वे बोले, अच्छा अब तू मन लगाकर पढ़ा कर। आगामी अगहन तक तेरी छुट्टी है। अभी भी अगहन बहुत दूर है। फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर बोले, सतीश ने तार दिया है। हारान भैया की हालत बहुत खराब है। मैं रात की ट्रेन के लिए इंतजार नहीं कर सकूंगा। अभी 11 बजे की गाड़ी से जाऊंगा। जरा थर्मामीटर तो देना, देखूं बुखार बढ़ा या नहीं। अरे इतने बड़े ट्रंक की क्या जरूरत है? एक छोटी सी पेटी दे दो ना। सुरबाला कपड़े तह करके ट्रंक में रख रही थी। वह काम करते करते कोमल स्वर में बोली, छोटी पेटी में हम दोनों के कपड़े नहीं आएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उपेंद्र चौंक पड़े। बोले, तुम मेरे साथ चलोगी? तुम पागल हो गई हो क्या? सुरबाला ने बिना मुंह उठाए ही कहा, नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूं। फिर दिवाकर की ओर मुड़कर बोली, दिवाकर जरा जल्दी से नहाकर खा पी लो, तुम भी मेरे साथ चलोगे। दिवाकर ने आश्चर्य के साथ उपेंद्र के मुंह की ओर देखा तो वे हंसते हुए बोले, क्या तू भी पागल हो गया? हारान भैया बहुत बीमार हैं, शायद उनके दिन पूरे होने को आए। मैं उनका क्रियाकर्म करने जा रहा हूं। ऐसी घड़ी में तुम लोग वहां जाकर क्या करोगे? जा, तू जाकर अपना काम कर। सुरबाला ने इस बार मुंह उठाया। दिवाकर की ओर देखकर शांत हालांकि दृढ़ स्वर में कहा, यह मैं कहती हूं दिवाकर, तुम तैयार हो लो। तुम्हारे छोटे भैया को 3 दिनों से बुखार है। आज भी उनका बुखार नहीं उतरा है। इसीलिए मैं भी उनके साथ जाऊंगी और तुम्हें भी जाना होगा। जाओ, तैयार हो लो, देरी मत करो। उपेंद्र मन ही मन भारी अचरज में पड़ गए। उन्होंने इससे पहले किसी दिन सुरबाला की ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। वह एक मर्द को ऐसे छोटे बच्चे की तरह खुलकर हुक्म दे सकती है, अपने कानों से सुने बिना वे यह विश्वास नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने फटकार भरे स्वर में कहा, मैं जा रहा हूं मुसीबत की घड़ी में। मेरे साथ जाकर तुम उस मुसीबत को क्यों बढ़ा देना चाहती हो? नहीं, तुम नहीं जाओगी। उनकी अंतिम बात कुछ कड़ी लगी। सुरबाला उठकर खड़ी हो गई और अपने पति के मुंह की ओर देख पहले की तरह दृढ़ स्वर में बोली, तुम हर बात में सबके सामने मुझे डांटते क्यों हो? तुम्हें बुखार है। इस हालत में तुम बाहर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ही। 9 बजते हैं, खड़े मत रहो। दिवाकर, जाओ,
तैयार हो लो। दिवाकर के सामने उपेंद्र ने जो रूखी बात सुरबाला से कही, उसके लिए वे बहुत लज्जित हुए। बोले, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? मैंने तुम्हें डांटा नहीं है, लेकिन पिताजी यह सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, बताओ तो। जा दिवाकर, तू जाकर खा पी ले। सुरबाला ने कहा, पिताजी ने मुझे आपके साथ जाने के लिए कहा है। इस बीच तुम पिताजी के पास भी गई थी? हाँ, मैं पिताजी के पास गई थी। अच्छा, जाती हूं, मैं तुम्हारे लिए दूध ले आती हूं, कहकर सुरबाला कमरे से बाहर चली गई। उपेंद्र ने अपने गुलूबंद को निशाना साध कर अरगनी पर फेंक दिया और चित होकर लेट गए। सुरबाला साथ जाएगी ही, वह अपने अस्वस्थ पति को अपनी नजरों से दूर नहीं करेगी, इसमें अब किसी को भी संदेह नहीं रहा। दिवाकर तैयार होने के लिए धीरे धीरे बाहर निकल गया। उपेंद्र सोचने लगे कि सुरबाला ने हट करके एक नई समस्या पैदा कर दी। कलकत्ता पहुंचकर उसके ठहरने का क्या उपाय किया जाएगा? कहां जाकर ठहरेंगे हम? हारान भैया के यहां ठहरना तो असंभव है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि वहां जगह की कमी है, बल्कि यह भी कि वहां किरणमयी का पति मर रहा है। फिर भी उसी की नजरों के सामने सुरबाला अपने पति की तकलीफ के प्रति रत्ती भर भी लापरवाही नहीं बरतेगी, किसी भी शोभनीय अशोभनीय बात को नहीं मानेगी, अपने पति के स्वास्थ्य के प्रति हर पल सतर्क निगरानी रखेगी। यह बात सोचकर ही उन्हें शर्म महसूस हुई। दोस्त ज्योतिष के घर ठहरने पर लगभग ऐसी ही मुश्किलें होंगी। सुरबाला कट्टर हिंदू है, इसी उम्र में वह बाकायदा जप तप करती है। उस घर में उसे जरा सा भी गैर हिंदू आचार विचार नजर आएगा तो हो सकता है वह वहां का पानी तक न पिए। इतने बड़े मकान में एकमात्र मां का आचार विचार खास कोई काम नहीं आएगा। इसके अलावा सरोजनी लगभग उसकी हम उम्र है। उसके घर में उसी से छुआछूत का भेदभाव करके रहना ना सुखद ही होगा ना उचित ही। बाकी रहा सतीश, उपेंद्र ने सुना था कि वह अपने नए डेरे में अकेला रहता है। वहां जगह भी काफी है, खासकर वह भी जप तप करने वाला है। सतीश और दिवाकर, इन दोनों आचारवान देवरों के साथ सुरबाला खुश ही रहेगी। उपेंद्र ने तुरंत सतीश को तार कर दिया कि वे कलकत्ता आ रहे हैं। खबर पाकर सतीश स्टेशन के लिए चल पड़ा। वास्तव में ही भगवान ने सतीश को तन मन से बड़ा मजबूत बनाया था, इसीलिए उस दिन से मरणासन्न हारान के अभागे परिवार के सारे भार को जैसे उसने अपने कंधों पर ले लिया था। सावित्री और बिपिन की कहानी को भी उसने वैसे ही बर्दाश्त कर लिया था। इस कहानी को जानता था सिर्फ बिहारी और उसके परम पूज्य चक्रवर्ती। बिहारी सोचता था कि चक्रवर्ती सावित्री से बहुत घृणा करता है, इसीलिए कल दोपहर को चक्रवर्ती का प्रसाद पाकर छोटी सी चिलम को औंधी रखकर उसने लंबी सांस छोड़कर कहा था, छी छी महाराज, उस लड़की ने यह क्या किया? उसने मेरे बाबू को नहीं पहचाना। इसे ही कहते हैं मुहरे लुटाकर कोयले पर छाप। आखिरकार बिपिन बाबू के साथ चली गई। चक्रवर्ती ने जरा हिलडुल कर उत्तर दिया, बिहारी, निमाई सन्यास में लिखा है, मुनीनांच मति भ्रमः। नहीं तो सावित्री जैसी औरत इतनी बेवकूफी क्यों करती? लेकिन मैं तुमसे यह कह रखता हूं कि एक न एक दिन उसे पछताना पड़ेगा ही। मेरे साथ उठ बैठकर मेरी बातें सुन सुनकर बड़े आदमियों के साथ बात करना सीखा था उसने। जवानी थी, सतीश बाबू की आंखों पर चढ़ चुकी थी। टिक जाती तो भविष्य अच्छा होता, लेकिन उसने मेरी सलाह तक नहीं ली। बिना गोदान किए भला वैतरणी पार की जा सकती है? मुसीबत में पड़ते हैं तो पूरी दुनिया भर के लोग इसी चक्रवर्ती के पास आकर उसके दोनों पांव पकड़ते हैं। वे क्या यूं ही आते हैं? अभी उस दिन सदी की मां, बिहारी को यह जानने का कौतूहल नहीं था कि सदी की मां किस मुसीबत में पड़कर महाराज के पास आई थी और सदी की मां का आखिर क्या हुआ। इसलिए महाराज की बात के खत्म होने के पहले ही वह बोल उठा, लेकिन चाहे कुछ भी कहो महाराज, बाबू हो तो मेरे मालिक जैसा। कलकत्ता में मैंने ढेर सारे बड़े लोगों को देखा है, लेकिन ऐसा जवां मर्द, ऐसा कलेजे वाला तो और किसी को मैंने देखा नहीं। हाथी के दांत और मर्द की बात जो मुंह से निकला निकला, फिर वापस नहीं आने वाला। यह उस दिन की बात है जब मैंने उनसे कहा,
बस बाबू, बहुत हो चुका, अब और नहीं। फिर क्या था? उस दिन से लेकर आज तक एक दिन भी घृणा के मारे उसका नाम तक वे अपनी जुबान पर नहीं लाए, हालांकि वे उसे कितना प्यार करते थे। क्यों, तुम्हारी क्या राय है महाराज? चक्रवर्ती ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, यह बात तो मैंने पहले कह दी है। इसी से तो इतना खून खराबा होती है, जेल फांसी की नौबत आती है। एक बार आंख लग जाने पर तो फिर कहना ही क्या है, समझे बिहारी? बिहारी सिहर उठा, उसका मुंह पीला पड़ गया। भयभीत होकर कहा, नहीं नहीं महाराज, मेरे बाबू ऐसे स्वभाव के नहीं हैं, लेकिन वह यहां कहां रहती है? तुम उसका पता जानते हो क्या? इस बीच बाट घाट में कहीं? चक्रवर्ती ठहाका मारकर हंस उठा और बोला, तू तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। वह क्या बिपिन बाबू के पास नौकरी करने गई है बिहारी की बाट घाट में उससे भेंट होगी? उसने खुद ही अब कितने सारे नौकर नौकरानियों को रखा होगा। जाकर देखा। बिहारी निश्चिंत हुआ, मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा, मैं भी ऐसा ही समझता था, इसीलिए तो सोचा कि एक बार महाराज के पास जाऊं, देखूं वह क्या कहते हैं। यही कहो महाराज, आशीर्वाद दो कि वह राज रानी होकर रहे, गाड़ी पालकी पर चढ़कर घूमे और अब इस जीवन में इन दोनों की आंखें चार न हों। यह कहकर उसने आनंद विभोर होकर चक्रवर्ती के पैरों की धूल अपने माथे से लगाई और बाहर निकल आया। बिहारी इस बार जब से कलकत्ता आया है तब से उसे इस बात की चिंता रहती है कि कहीं संयोगवश सतीश और सावित्री की आपस में मुलाकात न हो जाए, और इसी कारण सतीश के बाहर जाने से लेकर उसके वापस लौटने तक वह इस भय से व्याकुल रहता है। सतीश बेहद तुनक मिजाज है, यह खबर वह सतीश के घर के पुराने नौकर नौकरानियों के मुंह से सुनकर आया था। सावित्री ने जो निंदनीय काम किया है उससे खून खराबे तक की नौबत आ सकती है, यह भी उसे छिपा न था। पर बिहारी के दिमाग में यह बात नहीं घुसती थी कि सावित्री किसी दिन नौकर नौकरानियों के साथ गाड़ी पर सवार होकर घूम फिर सकती है। आज चक्रवर्ती की बातों से वह निर्भय होकर जी उठा। सावित्री पर उसे बड़ा क्रोध आया था, पर वह क्रोध अब शांत हो गया। वह निश्चिंत होकर रास्ते पर चलते चलते यह आशा करने लगा कि हो सकता है एक बहुत बड़े कोच पर राजरानी के वेश में इस बार वह सावित्री को देख सके। बिहारी सावित्री को सचमुच ही प्यार करता था। वह कौन है अथवा किस उपाय से रानी बन सकती है, ये सारे अनावश्यक प्रश्न उसके मन में ठौर नहीं पा सकते थे। हमेशा से ही सावित्री उसके परम स्नेह और श्रद्धा की पात्र है। वह दुखी है, वह उन जैसे लोगों के साथ एक जगह खड़ी होकर नौकरी करती है। यह सोचते ही लज्जा और संकोच के मारे उसका सिर झुक जाता था। फिर भी उस दिन से जब उसने बिपिन बाबू को उसके बिस्तर पर लेटा हुआ देखा था, अंतर में बड़ा दुख, बड़ी यातना पाकर ही बिहारी उससे नाराज हुआ था। लेकिन आज जो ही उसने यह सुना कि सावित्री उसके मालिक की राह का कांटा नहीं है, उसके मालिक के सुख में बाधक नहीं है, त्यों ही वह हृदय से सावित्री को यह आशीर्वाद देने लगा कि सावित्री सुखी रहे, उसका जीवन निष्कंटक हो और वह राजरानी बने।